भारत जैसे इतने बड़े देश में जब रिसोर्स को प्लान करने की बात आती है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है सरकार के लिए और अलग अलग अथॉरिटी के लिए। लेकिन आज हम समझेंगे कि भारत में किस तरह से रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है और ये जो तरीका है रिसोर्स को प्लान करने का वो किस तरह से कारगर है भारत में। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हम उन जगह से रिसोर्स को उठा करके उस जगह तक पहुंचाएं जहां पर इसकी कमी है। मतलब एक वैसे जगह जहां पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहां से उठा करके रिसोर्स को उस जगह तक पहुंचाना जहां पर उसकी कमी है, इसे कहा जाता है रिसोर्स प्लानिंग। अब इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इसका भारी अभाव है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं झारखंड का। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीन एक ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो कोयला है और जो अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा डेवलप्ड नहीं है। जबकि बेंगलोर और कर्नाटक जैसे जो स्टेट है वहाँ पे भले ही कोल का उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है और वाटर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो बाकी स्टेट हैं उससे वो अलग है क्योंकि वहाँ पे वाटर अधिक है। लेकिन वहाँ पे किस चीज़ की कमी है? ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तीसरा है लद्दाख। लद्दाख जो है वहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है लेकिन वहाँ पे फिर वही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जॉब्स की कमी है, रिसोर्स की कमी है। तो किसी स्टेट में कुछ रिसोर्स अच्छे मात्रा में है, कुछ रिसोर्स की कमी है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इसे ही रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब ये रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है इसको 3 स्टेप्स में किया जाता है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। यानी कि सबसे पहले ये पता किया जाता है कि किन एरियाज़ में ज़्यादा अमाउंट में है ये है। जैसे झारखंड में पहले आइडेंटिफाई किया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे ग्रेनाइट है, बॉक्साइट है। तो इस तरह से पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद इसको सर्वे के फॉर्म में मतलब सर्वे किया जाता है कि किस जगह पे ज़्यादा है। उसमें भी देखते हैं कि किस जगह पे ज़्यादा है, किस जगह पे कम है। उसके बाद उसकी मैपिंग की जाती है और फिर देखा जाता है कि जो रिसोर्स है वो किस क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी कितनी है और कितनी अच्छी है और उसका क्वांटिटी कितना अच्छा है, यानी वो कितने ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर मौजूद है। तो अगर वो अबंडेंस में है यानी बहुत ज़्यादा है तो उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बाहर निकालते हैं और फिर उसको स्केयर एरिया जो है जहाँ पे इसकी कमी है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। दूसरा स्टेज है टेक्नोलॉजी का। तो जब मैपिंग हो जाता है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है टेक्नोलॉजी। यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करके उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे और लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए किस तरह से उसको एक मैन्युफैक्चर करेंगे उसका। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। यानी कि जब हम रिसोर्स को निकालेंगे, रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरे कंट्री को उसका फ़ायदा होना चाहिए और हर एक स्टेट को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स को एलोकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी स्टेट को हम वो रिसोर्स ज़्यादा दे दें और किसी को कम दे दें। तो ये 3 स्टेज हैं जिसके आधार पर हम प्लानिंग की जाती है। अब हम दूसरी चीज़ ये समझेंगे कि झारखंड अगर एक स्टेट है तो अगर वहाँ पे यहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, अब रिसोर्स होने की वजह से क्या ये बहुत डेवलप्ड है?
इसको समझते हैं। यानी कि अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रिसोर्स पाया जाता है तो क्या इससे वो बहुत डेवलप्ड हो जाता है? तो क्या केवल रिसोर्स होना ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए? इसको समझते हैं। अगर हम झारखंड को लेते हैं तो झारखंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे मिनरल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन अगर हम झारखंड के इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हैं तो ये उसका उल्टा है। झारखंड इंडिया के बाकी स्टेट्स की तुलना में इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, बहुत पिछड़ा हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि झारखंड में भले ही कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उसका किस तरह से उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है और उसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी कारगर नहीं है, उतनी अवेलेबल भी नहीं है। तो इसके वजह से मिनरल होने के बावजूद, रिसोर्सेस होने के बावजूद झारखंड में उतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये मिनरल उतना पाया नहीं जाता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम समझते हैं कि भारत में जब कॉलोनाइजेशन हुआ, यानी कि अंग्रेज़ जब भारत में आए, तो उसके वजह से वो कैसे रिसोर्स को देखते थे और उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने कैसे पूरे भारत पर पकड़ बनाया। तो जब कॉलोनाइजेशन हुआ तो अंग्रेज़ उस जगह को टारगेट करते थे पूरे भारत में जहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल झारखंड। तो इन जितने भी इंडिया में जगहें थी जहाँ पे अच्छा खासा रिसोर्स पाया जाता था, वहाँ पे अंग्रेज़ों ने जा कर के पकड़ बनाई, उसको एक्सट्रैक्ट किया, उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत दिनों तक उससे बहुत प्रॉफिट भी कमाया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये कॉलोनाइजेशन हुआ, इससे ये सीख मिलती है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने उसका इस्तेमाल किया अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी होना किसी भी रिसोर्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिसोर्स को कंज़र्व भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी ने एक बात कही थी, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। यानी कि नीड के लिए इस अर्थ पे सबके लिए मौजूद है चीज़ें, लेकिन जब ग्रीड की बात आती है, लालच की बात आती है, तो वहाँ पे रिसोर्सेस कम होने लगते हैं। वो ये भी कहते थे कि जो ये टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये बहुत एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की है, यानी कि इससे केवल और केवल संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, और वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट होते थे। यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि एक ही मशीन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करे, वो चाहते थे कि बहुत लोग मिल करके प्रोडक्शन करें। इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी और लोग एम्प्लॉयड होंगे, उन्हें रोज़गार मिलेगा। अब हम आखिरी सेगमेंट में ये समझेंगे कि कब कब ये रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर के जागरूकता आई है पूरी दुनिया में, और कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, इसने थोड़ा लोगों को अवेयर किया है इसको लेकर के। हमने एक अर्थ समिट के बारे में पिछले वीडियो में समझा था कि अर्थ समिट 1992 में हुआ था, जिसमें कई तरह की चीज़ें कंजर्वेशन को लेकर के, रिसोर्स के कैसे रिसोर्स को बैलेंस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेकर के क्या किया जा रहा था, इसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल स्मॉल टॉपिक जो कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, जैसे कि क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ये एक इवेंट था जिसमें जो कि 1968 में हुआ था, और इसमें रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जाए, बचाया कैसे जाए, इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद गांधीयन फ़िलॉसफ़ी, जो गांधी जी मानते थे रिसोर्स को लेकर के, जैसा कि हमने पहले देखा, उसको लेकर के शुमैचर ने 1974 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताब है। इसके बाद ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया, और इस रिपोर्ट में ये 1987 में आया था, और इसके अंदर ही सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें ये मानते थे कि हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए अपने नीड्स को पूरा करें अभी के, और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को क्या करें, बचा करके रखें। उसके बाद
इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक किताब है, आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद एक अर्थ समिट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, रियो डी जेनेरियो में 1992 में आया था, और इसके अंदर पॉल्यूशन को लेकर, पॉवर्टी, डिजीज़, तरह तरह की उसके बारे में यहाँ पे बात हुआ था। तो दिस इज़ ऑल फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। थैंक यू।